आपका एक बार फिर जीआईएम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक के बारे में, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में नेट में, गेट में और एनबीएचएम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फिर हम पहले ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा कि एफ डी सबसेट ऑफ सी टू सी, एफ इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, W equals to f is function of complex variable, W equals to f of z, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा? जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर f इज सबसेट ऑफ r टू r, y इक्वल्स टू fx, अगर y इक्वल्स टू fx, अगर f रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम इसमें क्या करते हैं, s हमारा डोमेन होगा और जो रेंज सेट आएगा, यानी कि s अगर डोमेन है तो x एक्सिस पे s को डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, s को डिनोट करते हैं, और जो y एक्सिस पे है जो इसका इमेज सेट आएगा, यानी जो रेंज सेट आएगा उसको हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। इनमें इनको हम क्या कर सकते हैं, जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो आपका डोमेन है उसको हम x एक्सिस पे ड्रॉ करें और अगर जो रेंज सेट है उसको हम y एक्सिस पे ड्रॉ करें, ठीक है। तो हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करते हैं तो अगर हमारे पास डोमेन का कोई भी पॉइंट है z0 बिलोंग्स टू d, अगर z0 बिलोंग्स टू d है तो z0 क्या होगा, कोई x0 प्लस आयोटा y0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हम w को fz की हेल्प से z0 किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी से w0 पे मैप हो रहा है, तो w0 क्या होगा, कोई ना कोई u0 प्लस आयोटा v0 टाइप का कोई फंक्शन होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z0 को इस फंक्शन की हेल्प से वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें जो डोमेन का पॉइंट ले रहे हैं वो 2 वेरिएबल में है और जो रेंज सेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो भी क्या है, 2 वेरिएबल में। तो अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 4 वेरिएबल की जरूरत होगी, लेकिन 4 वेरिएबल में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपके पास जेड प्लेन में एक जेड प्लेन एज्यूम कर रहे हैं और एक हमारे पास है डब्ल्यू प्लेन, और W इक्वल्स टू fz हमारे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर z प्लेन में मान लो कोई भी पॉइंट z0 आपने पिक किया और इस फंक्शन की हेल्प से वो जो z0 पॉइंट है वो W प्लेन में किसी न किसी w0 पे मैप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि z प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो W प्लेन में उस पॉइंट की इमेज क्या आएगी, या Z प्लेन में अगर कोई रीजन है तो उसकी वो रीजन W प्लेन में किस रीजन पे मैप हो रहा है, या फिर हम अगर Z प्लेन में कोई भी कर्व लेते हैं तो वो W प्लेन में किस कर्व पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि करस्पॉन्डेंस, यानी करस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी करस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और देयर इज नो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उनके हम क्या करते हैं, उनमें करस्पॉन्डेंस डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा, करस्पॉन्डेंस between
2 copies of complex plane. And there is no graphically representation. There is no graphically representation. यानी कि जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ कि करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो f इक्वल्स टू f इज d सबसेट ऑफ c टू c एक फंक्शन है। अगर मैं एक सेट t डिफाइन कर दूं जिसमें x, y यानी टपल्स में बिलोंग्स टू r स्क्वायर, यानी वो x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू d, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ से d से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करते हैं तो वो एक r स्क्वायर का मेंबर होगा, जिसका मतलब t इज सिमिलर टू d। लेकिन t के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम एज ए वेक्टर स्पेस बात करते हैं। आर स्क्वायर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर आर पे। लेकिन अगर हम डी के किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो वहां जो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। और यहाँ अगर दो कंपोनेंट वाइज सॉरी दो अगर एलिमेंट है तो उनको हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो t इज सिमिलर टू d, तो f यानी w इक्वल्स टू f ऑफ z, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ux, y प्लस आयोटा vx, y, वेयर u and v are real valued फंक्शन ऑन t, यानी u और v क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन t। तो अगर जैसे हमें रियल में पूछा जाता है कि अगर कोई भी मैपिंग आपको दे रखा है तो वो फंक्शन है या नहीं है, तो ऐसे में फंक्शन चेक करना होगा कॉम्प्लेक्स में कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की कोई भी अगर आपको मैपिंग दे रखी हो कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे f अगर फंक्शन होगा, यानी f को अगर फंक्शन आपको चेक करना है तो अगर u और v दो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो f क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यानी f इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ u एंड v आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन t। तो f इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑन d if and only if u and v are real valued function on t। तो अगर हम रियल वैल्यूड फंक्शन चेक करना जानते हैं तो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है या नहीं है हम आसानी से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको और देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा कि अगर एक फंक्शन g डिफाइन करें, g r स्क्वायर टू r स्क्वायर, यानी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर एक फंक्शन है g r स्क्वायर से r स्क्वायर तो रियल वैल्यू फंक्शन हो गया, ठीक। अगर एक फंक्शन f z w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, यानी एक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। अगर हमें इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अगर आपके पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू यू कोमा वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को, तो जी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू यू का मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका मीनिंग क्या होगा 2x कोमा वाई। तो ये हम रियल में स्टडी करते हैं, यानी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यानी जो g हमने डिफाइन किया है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हम स्टडी करते हैं,
ठीक है। तो ये अगर किसी भी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को अगर किसी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, इस तरीके से हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड देयर इज नो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल गेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास था कि एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, और एक यहाँ रीजन जो दे रखा था x प्लस आयोटा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो f ऑफ s है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यानी एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एक आपको z प्लेन में रीजन दे रखा है। तो ये फंक्शन इस z प्लेन में जो रीजन है उसको w प्लेन में किस रीजन पे मैप करेगा। ठीक है, चार ऑप्शन थे, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। तो अपर हाफ प्लेन का मीनिंग क्या है, यानी इस प्लेन को क्या कहते हैं, अपर हाफ प्लेन, इसको लेफ्ट हाफ प्लेन कहते हैं। ठीक, सॉरी, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन और ये आपका राइट हाफ प्लेन और ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, यानी अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, तो हमें ट्राई करना है कि एफ ऑफ एस है वो किस पे मैप होगा। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, या तो इस फंक्शन को यू और वी में कन्वर्ट करो, या हम यहां से देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन को हम जेड को अगर रिप्रेजेंट करें पोलर फॉर्म में आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो अगर हम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, यानी ये जो आपके पास जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर इसी जेड को हम आर ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है, पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पे आर का मीनिंग क्या होगा, यानी आर जो होता है वो रेडियस वेक्टर, ये थीटा एंगल होता है। ठीक है, तो आर क्या है, रेडियस वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल आपके पास। ठीक है, अगर हमें जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा है तो यहाँ से अगर एफ ऑफ जेड क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा। तो जब हम रीजन की बात करेंगे कि जो हमारे पास रीजन है जेड प्लेन में, वो रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल है वो 0 से π/2 है। तो जब फंक्शन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा है, तो थीटा अगर 0 से π/2 है तो यहाँ जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 से π, यानी थीटा 0 to π हो जाएगा। और अगर थीटा 0 to π है तो ये जो जेड प्लेन में जो रीजन है वो डब्ल्यू प्लेन में किस रीजन पे मैप होगा, 0 to π, यानी अपर हाफ प्लेन में। तो चार ऑप्शन थे, अपर हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या था, अपर हाफ प्लेन, क्योंकि ये जो एंगल है वो आपका 0 से π/2 है। ठीक है, तो यहाँ 0 से π हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे फंक्शन होता आपका जेड क्यूब, अगर एफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब होता, और यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को वो फंक्शन कहाँ मैप करेगा, तो अगर यहाँ एंगल हमारे पास 0 से π/2 है तो ये जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आर क्यूब ई टू की पावर 3 आयोटा थीटा। तो 0 to π, यानी 0 से π/2 है तो 0 से 3 π/2 हो जाता है। 0 से अगर यहाँ पे π/2 लिखते हैं, सॉरी 0 to अगर π/2 तो 3 π/, अगर थीटा क्या हो जाता है फिर 0 to, अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं π/2, यहाँ 3 होता तो 3 π/2, यानी कौन सा रीजन कवर करता वो, ये आपका अपर हाफ प्लेन और यहाँ तक ये सारा रीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो आपके पास नेट में पूछा गया था। नेट 2017 आई थिंक। यहाँ एफ जेड इक्वल्स टू 1/z आपके पास फंक्शन था, और जो आपके पास जेड प्लेन में जो कर्व दे रखा था यानी सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वो जो सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन है वो डब्ल्यू प्लेन में कहाँ मैप होगा, इस फंक्शन की हेल्प से, ये हमें फाइंड करना था। तो अगर हम सर्कल की इक्वेशन की बात करें तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2cy प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये हमारे जेड प्लेन में क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। इस फंक्शन की हेल्प से ये जेड प्लेन में जो सर्कल है वो डब्ल्यू प्लेन में किस कर्व पे मैप होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ या तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करें, या हम इस फंक्शन को u और v में कन्वर्ट करें, और फिर ये जो भी आपको कर्व दे रखा है उसको u और v की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, और वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस कर्व पे मैप होगा। तो इस फंक्शन को पहले हम u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं z बार अपॉन z बार इंटू जेड, ये हमारे पास हो गया x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अलग अलग करेंगे तो ux कोमा वाई क्या आएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और vx कोमा वाई क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें यहाँ मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक तो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो x y की वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन में लिख सकते हैं हम d इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2bu माइनस 2cv प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यानी कि जो आपके पास फंक्शन था एफ जेड इक्वल्स टू 1/z, वो इस सर्कल को किस पे मैप कर रहा है, एक सर्कल पे मैप कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या हो सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर एफ जेड इक्वल्स टू 1/z फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ अगर हमें जेड प्लेन में उसने कर दिया कि सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर यहाँ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो यानी डी 0 हो जाएगा, और अगर डी 0 है तो ये जो आपके पास सर्कल है वो किस में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ डी 0 हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, लाइन विदाउट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन एक तो इस टाइप का बन सकता है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे सर्कल है, या सर्कल अगर है तो सर्कल सर्कल पे मैप हो रहा है, और अगर सर्कल विदाउट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो वो सर्कल किस पे मैप हो रहा है, लाइन पे मैप हो रहा है, और लाइन पासिंग विदाउट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। ठीक है, अगर यहाँ लाइन है और विदाउट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो यानी क्या हो गया, a 0 हो गया, और अगर a 0 हो जाता है तो यहाँ क्या होगा, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे पास लाइन है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो यानी d भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया। तो अगर d और a 0 हो गए तो यहाँ किस पे मैप होगा, लाइन पे मैप होगा, और लाइन क्या होगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
इस टाइप से यहाँ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, उनमें से कोई भी एक रीजन यहाँ लिख सकता है और बाकी 4 ऑप्शन उस रीजन पे वो बना सकता है। ठीक है, इस टाइप का एक नेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एनबीएचएम में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। एनबीएचएम क्वेश्चन हमारे पास था कि एफ जेड इक्वल्स टू आयोटा जेड प्लस 1। ठीक है, एफ जेड इक्वल्स टू आयोटा जेड प्लस 1 और हमारे पास जो इसमें रीजन था कि x प्लस आयोटा y सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। ये z प्लेन में आपको रीजन दिया था और आपको फाइंड करना था f ऑफ s। ये एनबीएचएम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल वही, अगर एफ जेड हमारे पास क्या है आयोटा जेड प्लस 1 है, इसको हम पहले यू और वी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास रीजन है जेड प्लेन में, तो हम यू और वी में अगर वो रीजन फाइंड कर ले तो वो डब्ल्यू प्लेन में रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस फंक्शन को पहले यू और वी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ये क्या बन गया आयोटा एक्स माइनस वाई प्लस 1, यानी कि 1 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। तो यहां से हमारे पास यू एक्स कोमा वाई क्या आ गया 1 माइनस वाई और वी एक्स कोमा वाई हमारे पास क्या आ गया एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0, तो वी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 और हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। तो यहां से जो यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 0 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और अगर 2 होगा तो -1। तो जो u की वैल्यू है वो क्या रहेगी -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब जो f ऑफ s की जो वैल्यू आएगी उसको हम लिख सकते हैं कि u प्लस आयोटा v सच दैट u इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 एंड v इज ग्रेटर देन 0। यानी इस फंक्शन, ये फंक्शन f z है वो इस रीजन को इस रीजन पे मैप करेगा डब्ल्यू प्लेन में। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको जेड प्लेन में एक रीजन दे रखा हो सकता है, तो वो जेड प्लेन में जो रीजन है या कर्व है या फिर पॉइंट है, तो वो जो फंक्शन है वो उस पॉइंट को, रीजन को या कर्व को डब्ल्यू प्लेन में किस पॉइंट पर, किस रीजन पे और किस कर्व पे लाई करेगा, ये हमें फाइंड करना होता है। तो आपको आइडिया लगा होगा कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एफ जेड इक्वल्स टू इन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड। ठीक है, तो यहाँ से मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू मोड ऑफ ई टू द पावर जेड लिख सकते हैं और ये हमारे पास होगा मोड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड और ये हमारे पास आएगा ई टू द पावर एक्स। तो क्या होगा हमेशा नॉन जीरो, यानी कि जो रेंज ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगा c माइनस 0। रेंज ऑफ एफ क्या होगा हमारे पास c माइनस 0। तो अगर w इक्वल्स टू एफ जेड, क्या फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड पीरियोडिक है या नहीं है। तो अगर पीरियोडिक चेक करना है तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू या एफ ऑफ जेड प्लस 2n पाई आयोटा रिप्लेस कर रहा हूँ मैं z की जगह। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा ई टू द पावर z प्लस 2n पाई आयोटा, ये लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर x प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई आयोटा, ये रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ई टू द पावर x प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई, ये रिप्लेस कर सकते हैं। और ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा y प्लस 2n पाई, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से ई टू द पावर x cos ऑफ थीटा यानी cos ऑफ y प्लस 2n पाई
प्लस आयोटा साइन ऑफ y प्लस 2n पाई, ये रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ ये क्या बने, e टू द पावर x cos ऑफ 2n पाई प्लस y, ये क्या बन जाएगा cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ से साइन ऑफ y ये लिख सकते हैं। और ये हमारे पास बन गया e टू द पावर x प्लस आयोटा y, जो कि हमारे पास e टू द पावर z, और ये किसके इक्वल है f ऑफ z के, यानी f ऑफ z प्लस 2n पाई आयोटा किसके इक्वल आ गया f z के लिए। तो f क्या हो गया पीरियोडिक, और अगर f पीरियोडिक है तो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, और अगर f इज नॉट 1 1 और यहाँ से इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या आएगा 2 पाई आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर f ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर z है तो वो हमेशा क्या होगा नॉट 1 1 एंड पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइन है c टू c, यानी f डिफाइन है c टू c, और एफ जेड इक्वल टू हमारे पास क्या है e टू द पावर z, तो यहाँ f क्या होगा f इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, क्योंकि हमारे पास रेंज सेट क्या था इसका c माइनस 0, और यहाँ पे जो आपके पास जो कोडोमेन दिया वो क्या है होल c, तो यानी रेंज सेट अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो f इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। अगर f c टू c माइनस 0 डिफाइन है तो वहाँ f इज नॉट 1 1 बट f इज ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो e टू द पावर z के बारे में एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और एक यहाँ से अगर हमारे पास e टू द पावर z इक्वल्स टू w टाइप की इक्वेशन है, w क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं कि z की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर e टू द पावर z इक्वल्स टू w है तो यहाँ से लिख सकते हैं मोड ऑफ e टू द पावर z इक्वल्स टू मोड ऑफ w, यहाँ से लिख सकते हैं मोड ऑफ w इक्वल्स टू क्या होगा e टू द पावर x, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ w। तो अगर x इक्वल्स टू log ऑफ मोड ऑफ w है तो यहाँ से z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यानी z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और अगर x और y की वैल्यू रिप्लेस y क्या है यानी क्या है x प्लस आयोटा y, और x की वैल्यू क्या आएगी log ऑफ मोड ऑफ w, और प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ w प्लस 2n पाई, ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू है। तो z की वैल्यू क्या आएगी log ऑफ मोड ऑफ w प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w प्लस 2n पाई। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर e टू द पावर z इक्वल्स टू, यानी एग्जांपल लेते हैं e टू द पावर z इक्वल्स टू अगर 1 प्लस आयोटा है तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से अगर z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z इक्वल्स टू क्या आएगा log ऑफ मोड ऑफ w, यानी log ऑफ 1 प्लस आयोटा यानी log √2, और प्लस आयोटा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होता है पाई बाई 4, तो यहाँ से क्या बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आएगी। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता है तो हम यहाँ से 2n पाई रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ √2 प्लस आयोटा पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन था एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर z। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं एफ जेड इक्वल टू log z। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है एफ जेड इक्वल्स टू log ऑफ z, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं कि w इक्वल्स टू log ऑफ z, तो यहां से z इक्वल्स टू e टू द पावर w। अभी हमने देखा था कि अगर e टू द पावर z इक्वल्स टू w है तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आती है log ऑफ मोड ऑफ w प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ w प्लस
2n पाई, ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आएगी, w इक्वल्स टू क्या है log z, और log z की वैल्यू क्या आएगी अगर उससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, तो log ऑफ w mod ऑफ w, तो log ऑफ mod ऑफ z प्लस आयोटा एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ w, सॉरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी log z की। तो यहाँ से गेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जांपल लेते हैं, गेट के अंदर पूछा गया था कि log ऑफ अंडरूट आयोटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ अंडरूट आयोटा, ये हमें फाइंड करना था। 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें कि log ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ mod ऑफ z प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करवाई थी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको पहले 1/2 log ऑफ आयोटा, और 1/2 log z की वैल्यू क्या होती है log ऑफ mod ऑफ z, तो log ऑफ mod ऑफ आयोटा यानी log 1, तो ये क्या बनेगा log ऑफ 1 प्लस आयोटा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, ये रिप्लेस करेंगे, और यहाँ से 1/2 और log ऑफ 1 यानी 0 हो गया, और यहाँ से आयोटा और log ऑफ सॉरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होगा π/2, तो ये क्या बन जाएगा यानी आयोटा π/4, तो ये इसकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ अंडरूट आयोटा। तो गेट में इस टाइप का एग्जाम्पल पूछा गया था, ठीक है। लास्ट एक फंक्शन देखते हैं, z⁴ अल्फा टाइप की अगर इक्वेशन हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यानी नेक्स्ट है हमारे पास, अगर fz इक्वल्स टू z⁴ अल्फा हो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या जनरल वैल्यू फाइंड करवा सकता है, जहां अल्फा भी क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो z⁴ अल्फा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं e⁴ log ऑफ z⁴ अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं e⁴ अल्फा log ऑफ z से रिप्लेस कर सकते हैं, और log ऑफ z की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, क्या होगा तो e⁴ अल्फा इंटू log ऑफ mod ऑफ z प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी z⁴ अल्फा। तो जैसे गेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इसी पे बेस्ड कि आपको द रियल वैल्यू, यानी एग्जाम्पल क्या था द रियल वैल्यू ऑफ 4⁴ माइनस आयोटा, यानी z⁴ अल्फा टाइप का फंक्शन है, तो इसकी रियल वैल्यू के बारे में आपको बताना था। तो यहाँ से z⁴ अल्फा को हम कैसे रिप्लेस करते हैं e⁴ log ऑफ 4⁴ माइनस आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं e⁴ माइनस आयोटा इंटू log ऑफ 4, और ये क्या बन गया ऐसे e⁴ log ऑफ 4 इंटू e⁴ माइनस आयोटा log ऑफ 4, ये लिख सकते हैं यहाँ से। और अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको लिखे हम e⁴ log ऑफ 4⁴, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 4⁴, तो 4⁴ इंटू e⁴ माइनस आयोटा log ऑफ 4, तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो क्या बनेगा 4⁴ कोस ऑफ log ऑफ 4 और माइनस आयोटा साइन ऑफ log ऑफ 4। अगर हमें इसकी रियल वैल्यू की बात की है तो रियल वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कि 4⁴ इंटू कोस ऑफ log ऑफ 4, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या थी द रियल वैल्यू ऑफ 4⁴ माइनस आयोटा। तो ये 3 टाइप की इक्वेशंस थी हमारे पास कि अगर e⁴ z इक्वल्स टू
W दे रखा हो तो यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड करवा सकता है, या फिर log ऑफ Z की वैल्यू फाइंड करवा सकता है, या फिर Z टू दी पावर अल्फा की वैल्यू फाइंड करवा सकता है, कोई इमेजिनरी वैल्यू या फिर प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू। तो इस टाइप के गेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो log ऑफ Z वाला जो फंक्शन था, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स की बारी आएगी तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, जब हम आपको 40 to 50 क्वेश्चंस की एक सीट मिलेगी, उसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए वो सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।